नॉर्थ कैरोलिना में आधी रात को जेफरी मैकडॉनल्ड्स की छत पर बैठा होता है। अपने टूल्स की मदद से वो छत में एक कमजोर जगह ढूंढता है और चुपचाप अंदर घुस जाता है। अगली सुबह जब मैनेजर और 2 कर्मचारी आते हैं तो जेफरी बंदूक दिखाकर उन्हें एक कोने में खड़ा कर देता है, लेकिन उसका लहजा बेहद शांत और नरम होता है। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि किसी को कुछ नहीं होगा, बस उन्हें वही करना है जो वो कहेगा। जेफरी तीनों से कोट पहनने को कहता है और उन्हें फ्रीजर में ले जाता है। मैनेजर के पास कोट नहीं होता और वो ठंड से कांपने लगता है। ये देखकर जेफरी तुरंत अपना कोट उतारकर उसे दे देता है। इसके बाद वो सेफ खोलता है, सारा पैसा लेता है और पुलिस के आने से पहले वहां से निकल जाता है। 2 साल पहले की बात है। जेफरी एक तलाकशुदा आर्मी वेटरन है जो अपने 3 बच्चों का खर्च उठाने के लिए संघर्ष कर रहा है। बेकी के जन्मदिन पर वो उसे अपने पुराने खिलौने देता है, लेकिन बेकी के चेहरे से साफ झलकता है कि उसे ये पसंद नहीं आए। जेफरी अपने सबसे अच्छे दोस्त और साथी सैनिक स्टीव से दुख जताता है कि उसे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही। वो कहता है कि आर्मी में सीखी गई स्किल्स आम जिंदगी में किसी काम की नहीं है, लेकिन स्टीव उसे याद दिलाता है कि उसकी ऑब्जर्वेशन पावर कमाल की है और वो चीजें देख लेता है जो बाकी लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। कुछ देर बाद मैकडॉनल्ड्स में जेफरी अपने बच्चों को उनकी माँ टीना के साथ छोड़ता है और वादा करता है कि वो अपनी जिंदगी बदल देगा, लेकिन टाना साफ कह देती है कि अब उसे जेफरी पर भरोसा नहीं रहा। जब परिवार वहां से चला जाता है तो जेफरी देखता है कि बेकी अपना गिफ्ट उसकी कार में भूल गई है या शायद जानबूझकर छोड़ गई है। उसी समय उसकी नजर एक रिपेयरमैन पर पड़ती है जो मैकडॉनल्ड्स की छत पर चढ़ रहा होता है और तभी जेफरी के दिमाग में एक आइडिया चमक उठता है। जेफरी मैकडॉनल्ड्स के अंदर जाता है और सिर्फ 2 मिनट में कर्मचारियों की पूरी रूटीन, उनकी आदतें और पूरे सिस्टम को बारीकी से समझ लेता है। इसके बाद आने वाले सालों में वो एक ही तरीके से 45 मैकडॉनल्ड्स लूटता है। छत में छेद करो, अंदर जाओ और बिना किसी को चोट पहुंचाए निकल जाओ। मीडिया उसे रूफमैन का नाम दे देती है। खबरों में उसे एक खतरनाक अपराधी बताया जाता है, लेकिन जिन कर्मचारियों को उसने लूटा होता है वही उसका बचाव करते हैं। वो कहते हैं कि जेफरी बहुत अच्छे से बात करता था और उसने कभी किसी को डराया नहीं। अब जेफरी अच्छी जिंदगी जीने लगता है। वो बेकी के लिए शानदार जन्मदिन रखता है, बड़ा टीवी, म्यूजिक बैंड, शानदार केक और वो साइकिल जिसे बेकी हमेशा से चाहती थी। लेकिन रूफमैन की खबरें देखते हुए स्टीव को शक होने लगता है कि ये सब जेफरी ही कर रहा है। बेकी की बर्थडे पार्टी चल ही रही होती है कि अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है। घबराकर जेफरी भागता है, पड़ोसियों के गार्डन पार करता हुआ पहाड़ी पर चढ़ता है, लेकिन फिसलकर नीचे लुढ़क जाता है। वहीं पुलिस उसे पकड़ लेती है और बेकी सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है। तेज सुनवाई के बाद जज जेफरी को 15 साल की सजा सुना देता है। जेल में जेफरी बेकी को कॉल करता है, लेकिन टाना अब उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। उसका एक नया बॉयफ्रेंड होता है और वो बेकी को फोन काटने पर मजबूर कर देती है। इसके बाद जेफरी कभी अपने बच्चों से बात नहीं कर पाता। गुस्से और दर्द में वो अपने परिवार की तस्वीर से टाना का चेहरा फाड़ देता है। जेल में जेफरी वर्कशॉप में काम करने लगता है। वहां वो हर वर्कर की आदतें, उनकी दिनचर्या और खासकर डिलीवरी ट्रक के स्केड्यूल को ध्यान से नोट करता है। धीरे धीरे वो भागने की तैयारी करने लगता है, लकड़ी के बोर्ड काटता है, धातु के टुकड़े जोड़ता है और कपड़ों को इस तरह मॉडिफाई करता है कि सही वक्त आने पर वो आजादी की कोशिश कर सके। एक दिन बिल्कुल सही मौके पर जैसे ही ड्राइवर ट्रक में वापस बैठता है, जेफरी दौड़कर नीचे जाता है और लकड़ी का एक बोर्ड ट्रक के फ्रेम में फंसाकर उसके पीछे छिप जाता है। ट्रक चल पड़ता है। गार्ड शीशे की मदद से नीचे देखने की कोशिश करता है, लेकिन जेफरी का छुपने का तरीका इतना परफेक्ट होता है कि वो उसे दिखाई ही नहीं देता। ट्रक जेल से बाहर निकल जाता है और जेफरी आजाद हो जाता है। कुछ घंटों बाद ड्राइवर पेशाब के लिए ट्रक रोकता है। जेफरी बहुत सावधानी से ट्रक के पीछे से निकलता है और जंगल की ओर भाग जाता है। वो अपनी जेल वाली जंप सूट फेंक देता है, नीचे छुपाए हुए नए कपड़े निकालकर पहन लेता है और सड़क से लिफ्ट लेकर वापस शहर पहुंच जाता है। शाम को वो दूर से बेकी को उसकी साइकिल चलाते हुए देखता है और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है, लेकिन वो पास जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि पुलिस तुरंत पहुंच जाएगी। रात में वो स्टीव को कॉल करता है। स्टीव की गर्लफ्रेंड बताती है कि स्टीव अफगानिस्तान में एक कॉन्ट्रैक्ट पर गया हुआ है और दिसंबर से पहले वापस नहीं आएगा। उसी वक्त वहां एक पुलिस कार आकर रुक जाती है। जेफरी घबरा जाता है और चारों तरफ भागने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर सामने एक टॉय स्टोर पर पड़ती है।
वो तुरंत एक शॉपिंग कार्ट उठाकर अंदर चला जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई आम ग्राहक हो। कुछ देर तक वो दुकान में यूं ही इधर उधर घूमता रहता है। फिर वो वॉशरूम में जाता है, टॉयलेट पर चढ़कर छत की पैनल हटाता है और ऊपर छिप जाता है। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला वॉशरूम में आता है, लेकिन जेफरी उसे दिखाई नहीं देता। रात में जब दुकान बंद हो जाती है तो जेफरी नीचे उतरता है। वो सीसीटीवी की फीड चेक करता है और देखता है कि पूरी दुकान खाली है। इसके बाद वो स्टोर के कैमरों की पोजीशन समझता है और उनसे बचते हुए घूमता है। वो बेबी फूड के कुछ जार उठाता है और ऑफिस में बैठकर खा लेता है। वहीं टीवी पर खबरें चल रही होती हैं और जब रिपोर्टर उसे वायलेंट क्रिमिनल कहते हैं तो जेफरी को बहुत चिढ़ होती है। इसके बाद वो फिर से छत में जाकर पूरा दिन वहीं छुपा रहता है। अगली शाम उसे स्टोर के सिक्योरिटी सिस्टम का मैनुअल मिल जाता है। वो रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता है। अब रात के समय वो दुकान के अंदर खुलेआम घूम सकता है। वो ढेर सारी कैंडीज उठाता है और फिर उसे बाइसिकल डिस्प्ले के पीछे एक खाली जगह मिलती है। वो वहां सफाई करता है, एक मैट्रेस और खाना ले जाकर अपना छोटा सा घर बना लेता है। दिन में वो वहीं छुपकर सोता रहता है, जबकि दुकान के कर्मचारी ऊपर नीचे घूमते रहते हैं और किसी को जरा भी शक नहीं होता। रात में वो खिलौनों से खेलता है और डोनेशन बॉक्स से नए कपड़े निकालकर पहनता है। सीसीटीवी की मदद से वो अपने केस से जुड़ा हर अपडेट देखता रहता है। एक रात उसे दुकान में पड़े बेबी मॉनिटर मिलते हैं। वो उन्हें दुकान और ऑफिस में लगा देता है और कर्मचारियों को लाइव देखना शुरू करता है। वो देखता है कि ली हर दूसरे वीकेंड अपने बॉस मिच से छुट्टी मांगती है, क्योंकि उसका तलाक हो चुका है और बच्चे की कस्टडी को लेकर उसे दिक्कतें हैं। लेकिन मिच हर बार उसे छुट्टी देने से मना कर देता है। जेफरी को ली के लिए बहुत अफसोस होता है। बेबी मॉनिटर की मदद से जेफरी मिटच का पासवर्ड देख लेता है। फिर वो चुपचाप सिस्टम में घुसता है और ली की शेड्यूल बदल देता है ताकि उसे वो छुट्टियां मिल सकें जिनकी उसे सख्त जरूरत थी। कुछ हफ्तों बाद मीडिया और पुलिस जेफरी की तलाश धीरे धीरे कम कर देती है। 4 जुलाई की रात वो टॉय स्टोर की इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलता है और आतिशबाजी देखता है। सालों बाद खुली हवा में खड़े होकर अगले दिन वो इमरजेंसी एग्जिट के लॉक को मॉडिफाई कर देता है ताकि अब वो आराम से अंदर बाहर आ जा सके। फिर वो दुकान की एक साइकिल लेकर फोन बूथ तक जाता है और स्टीव को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उधर सिर्फ मिशेल होती है। वो बताती है कि स्टीव दिसंबर से पहले वापस नहीं आएगा। जेफरी अपने दोस्त के लिए एक कोड में मैसेज छोड़ देता है। इसके बाद वो अपने घर फोन करता है, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। फोन के दूसरी तरफ बैकी की हंसी सुनाई दे रही होती है, जो अपने नए सौतेले पापा के साथ मस्ती कर रही होती है। अचानक आई इस खामोशी से टाना को शक हो जाता है। वो गुस्से में कहती है, जेफरी अगर तुम हो तो दोबारा फोन मत करना, वरना मैं पुलिस को बता दूंगी। जेफरी पूरी तरह टूट जाता है। फोन रखते ही वो फुट फुट कर रो पड़ता है। उस रात जेफरी दीवार पर एक कैलेंडर टांग देता है ताकि वो दिन गिन सके कि स्टीव के लौटने में कितना समय बाकी है, लेकिन अंदर का खालीपन और गुस्सा उस पर हावी हो जाता है। वो खिलौनों को मुक्कों से मारने लगता है, जैसे अपनी सारी तकलीफें उन प्लास्टिक के खिलौनों पर निकाल रहा हो। कुछ दिनों बाद जेफरी सुनता है कि मिच एक कर्मचारी पर कैंडी चोरी का इल्जाम लगा रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका पेट बड़ा है। ली तुरंत अपने साथी का बचाव करती है। ये सुनकर जेफरी की आत्मा जल उठती है। उसे एहसास होता है कि कैंडी तो उसी ने ली थी और अब एक मासूम इंसान पर आरोप लगाया जा रहा है। उसी शाम वो सारी कैंडी चुपचाप वापस रख देता है। अगले दिन ली अपने बॉस मिच को बताती है कि उनके चर्च में एक चैरिटी ब्रंच हो रहा है और पूछती है कि क्या दुकान से कुछ खिलौने दान किए जा सकते हैं। मिच ठंडे लहजे में जवाब देता है, हम एक भी चीज फ्री में नहीं देंगे, लौट आया हुआ सामान भी नहीं। और जैसे ही ली बाहर जाती है, मिच उसका फ्लायर कूड़ेदान में फेंक देता है। ली की इस बेइज्जती से जेफरी का दिल पिघल जाता है। रात में वो चुपके से कुछ खिलौने उठाता है और उन्हें चर्च पहुंचा देता है। बैग रखकर वो निकलने ही वाला होता है कि एक बुजुर्ग उसे देख लेता है और जिद करता है कि वो पूरी सर्विस अटेंड करे। सर्विस के दौरान जेफरी की नजरें बार बार ली पर जाती हैं। वो कोयर में गा रही होती है और बेहद खुश दिखती है। सर्विस के बाद जेफरी सिर्फ खाने के लिए चैरिटी ब्रंच में रुक जाता है, क्योंकि वो हफ्तों से सिर्फ बेबी फूड और कैंडी खाकर जिंदा था। लोग उसे पहचानते नहीं, इसलिए वो अपना नाम जॉन बता देता है। ली उससे बात करती है और उसके दान किए गए खिलौनों से बहुत प्रभावित होती है। जब लोग उससे उसके काम के बारे में पूछते हैं तो जेफरी मुस्कुराकर कहता है, मैं सरकार के लिए काम करता हूँ, बस
क्लासिफाइड है। उसकी इस रहस्यमयी बात पर सब भरोसा कर लेते हैं। इवेंट के बाद वो थोड़ा दुखी होता है लेकिन खुश भी, क्योंकि बहुत समय बाद किसी ने उससे प्यार से पूछा था कि क्या वो दोबारा आएगा। अकेलापन उसे अंदर तक खा रहा था, इसलिए वो मान जाता है। लेकिन उसी रात जब वो दांत साफ करता है तो अचानक दर्द से चीख उठता है। ज्यादा कैंडी खाने से उसके दांत बुरी तरह खराब हो चुके होते हैं। वो कुछ वीडियो गेम चोरी करके बेचता है, पैसे इकट्ठा करता है और दांतों के डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बताता है कि उसके 14 कैविटीज हैं। जेफरी हैरान भी होता है और शर्मिंदा भी। धीरे धीरे वो अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदने लगता है ताकि बच्चों वाली कार्टून टी शर्ट पहनना बंद कर सके। अगले चर्च इवेंट में जेफरी अपनी चतुराई और नरम स्वभाव से लोगों को इतना इम्प्रेस कर देता है कि वहां मौजूद ज्यादातर महिलाएं उससे प्रभावित होने लगती हैं। एक पूर्व पुलिस वाली तो हैरानी से पूछ बैठती है, हमारे छोटे से शहर में भी इंटेलिजेंस यूनिट होती है? जेफरी तुरंत मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ, हम हर जगह होते हैं, बस गुप्त तरीके से। फिर सवालों से बचने के लिए हल्के अंदाज में जोड़ देता है, बाकी बातें क्लासिफाइड हैं। इवेंट के बाद ली के मन में एक अजीब सा ख्याल आता है। वो सोचती है कि शायद जॉन को लड़के पसंद हों, तभी वो महिलाओं के साथ इतना सहज रहता है। जेफरी उसकी बात सुनकर हंस पड़ता है और साफ कह देता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तभी ली सीधे पूछ लेती है, तो क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? जेफरी थोड़ी हैरानी के बाद मान जाता है। दोनों अपनी पहली डेट पर पार्क जाते हैं। माहौल अच्छा होता है, दोनों हंसते खेलते हैं। लेकिन जेफरी को थोड़ा अजीब लगता है जब उसे पता चलता है कि ली के एक्स का नाम भी जेफरी था। फिर भी वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। शाम ढलते ढलते ली उसे अपने घर ले जाती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और रात एक खूबसूरत लम्हे में बदल जाती है। बाद में ली उसे अपनी बेटियों के बारे में बताती है और जेफरी मुस्कुराकर कहता है कि वो उनसे जरूर मिलना चाहेगा। वीकेंड पर जेफरी ली के घर जाता है। ली उसे अपनी बेटियों से मिलवाती है, लेकिन सिर्फ चर्च का दोस्त बताकर, क्योंकि रिश्ता अभी नया होता है। जेफरी डी को उसके पसंदीदा वीडियो गेम से जुड़ा गिफ्ट देता है। डी इतनी खुश हो जाती है कि उसे गले लगा लेती है। लेकिन जब वो लिंडसे को म्यूजिक गिफ्ट देता है तो वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। शाम का ज्यादातर समय जेफरी डी के साथ खेलते हुए बिताता है और उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वो फिर से किसी का पिता बन गया हो। हफ्ते बीतते जाते हैं। जेफरी और ली धीरे धीरे साथ रहने लगते हैं। जेफरी हर चर्च इवेंट में जाता है। डी के साथ उसका रिश्ता और गहरा हो जाता है, लेकिन लिंडसे अब भी उसे नजरअंदाज करती रहती है। हैलोवीन भी वो सब साथ मिलकर मनाते हैं। इन सब आउटिंग्स और खर्चों को उठाने के लिए जेफरी चोरी किए हुए वीडियो गेम बेचता रहता है। हर समय उसके मन में डर बना रहता है कि कहीं कोई उसे पहचान न ले। आखिरकार जेफरी एक दिन ली से कहता है, क्या हम कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं? लेकिन ली साफ मना कर देती है। वो कहती है, मेरी जिंदगी यही है, मैं कहीं नहीं जा सकती। ये बात जेफरी के दिल में चुभ जाती है। एक रात जेफरी टॉय शॉप के बाथरूम में खुद को साफ कर रहा होता है। तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि मिच दुकान में ही मौजूद है। जैसे ही मिच ऑफिस की तरफ जाता है, जेफरी दौड़कर अपने कपड़े लेने निकलता है, लेकिन मिच उसे देख लेता है और डर के मारे भागकर छुप जाता है। जेफरी जानबूझकर बैकडोर का अलार्म ऑन कर देता है ताकि लगे कि वो भाग गया है, और फिर चुपचाप अपनी छुपने की जगह में लौट आता है। मिच पुलिस को बुला लेता है। घंटों तक दुकान में तलाशी चलती रहती है, लेकिन कोई भी जेफरी को ढूंढ नहीं पाता। जब कैमरा रिकॉर्डिंग चेक की जाती है तो सबको पता चलता है कि कैमरे कई दिनों से रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे थे। मिच कहता है कि वीडियो गेम चोरी हो रहे हैं और सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। जल्द ही मीडिया भी इस खबर को दिखाने लगता है। इसके बावजूद जेफरी ली से मिलना और चर्च जाना बंद नहीं करता। थैंक्सगिविंग डिनर पर ली की सहेलियां उसे जॉब छोड़ने की सलाह देती हैं क्योंकि टॉय शॉप में कोई चोर घूम रहा है। जेफरी पहले कहता है कि वो आदमी खतरनाक नहीं लगता, लेकिन तुरंत ये भी जोड़ देता है कि ली को नौकरी छोड़ देनी चाहिए। लोगों को उस पर शक होने लगता है। ली कहती है कि जो इंसान इतना मजबूर है कि दुकान के बाथरूम में नहाता है, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसी बात पर लिंडसे गुस्से में फट पड़ती है और शिकायत करती है कि ली काम पर ज्यादा वक्त बिताती है। बहस के बाद लिंडसे घर छोड़कर चली जाती है। अगले दिन जेफरी स्टीव को कॉल करता है।
मिशेल बताती है कि स्टीव चाहता है जेफरी रविवार को आए ताकि आगे का प्लान बनाया जा सके। इसके बाद जेफरी, ली और लिंडसे के बीच सुलह कराने की कोशिश करता है, लेकिन बात फिर बिगड़ जाती है। लिंडसे रोते हुए कहती है कि उसे कभी बाहर जाने नहीं मिलता क्योंकि ली गाड़ी नहीं चलाती। जेफरी उसे ड्राइविंग सिखाने का फैसला करता है और वो दोनों कार शोरूम जाते हैं। टेस्ट ड्राइव के दौरान जेफरी खतरनाक लेकिन प्रो लेवल स्टंट दिखाता है, जिससे लिंडसे खुश हो जाती है, लेकिन ली डर के मारे सीट से चिपक जाती है। जेफरी कैश देकर सेल्समैन को मना लेता है ताकि लिंडसे भी गाड़ी चला सके। लिंडसे घबराती है लेकिन सुरक्षित लौट आती है और जेफरी को थोड़ा बहुत स्वीकार करने लगती है। रविवार को जेफरी स्टीव से मिलता है। स्टीव पूछता है कि क्या वो किसी से मिला है, तो जेफरी झूठ बोल देता है कि वो छुप कर रहा है। मिशेल उसे विग पहनाती है ताकि पासपोर्ट के नए फोटो लिए जा सकें और स्टीव उसके लिए पूरी नकली बैक स्टोरी तैयार करता है। देश छोड़ने के लिए $50,000 चाहिए होते हैं, जिन्हें जुटाने का वादा जेफरी करता है। वो उसी पुराने पॉन शॉप को लूटने जाता है, लेकिन फिसलकर दूसरी दुकान में जा गिरता है। दीवार तोड़कर पॉन शॉप तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर अलार्म बज जाता है। वो एक बंदूक और बुलेट प्रूफ वेस्ट लेकर भाग निकलता है और टॉय शॉप लौटकर अपनी छुपने की जगह को और मजबूत कर लेता है। इसी दौरान मिच छुट्टियों का शेड्यूल घोषित करता है, अर्ली ओपनिंग, लेट क्लोजिंग और क्रिसमस ईव तक काम। जेफरी चुपके से शेड्यूल बदल देता है ताकि ली उसकी प्लान वाली रात वहां न हो। अगले दिन जेफरी बड़ा सा क्रिसमस ट्री और ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर ली के घर जाता है और परिवार के साथ चर्च भी जाता है। ली को गाते हुए देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह जेफरी मास्क पहनकर बंदूक के साथ टॉय शॉप लूटने पहुंचता है, कर्मचारियों को बांध देता है और गार्ड को बेहोश कर देता है। मिच से सेफ खुलवाते वक्त इंक बम फट जाता है और उसके चेहरे पर स्याही फैल जाती है। जेफरी पैसे लेकर निकल जाता है, लेकिन गार्ड के लिए एम्बुलेंस बुलाने को लेकर रुककर 911 कॉल करता है। यही देरी सब बिगाड़ देती है। ली समय से पहले स्टोर पहुंच जाती है। मास्क पहने जेफरी को देखकर डर जाती है और भागती है। जेफरी बैकडोर से निकल जाता है। पुलिस पहुंचती है और इस बार तलाशी में उसका पूरा छुपने का ठिकाना मिल जाता है। जेफरी नकली पासपोर्ट और टिकट लेकर वेनेजुएला भागने की तैयारी करता है और सबूत मिटाने के लिए दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक तक जला देता है। एयरपोर्ट जाते समय ली का फोन आता है, जो उसे क्रिसमस डिनर के लिए बुलाती है। जेफरी रोते हुए मान जाता है, लेकिन ली के घर पहुंचते ही पुलिस उसे घेर लेती है। गिरफ्तारी के वक्त ली गिल्ट में फूट फूट कर रो पड़ती है। जेफरी को 32 साल की सजा होती है। जेल में वो ली के परिवार की फोटो को अपनी पुरानी फैमिली फोटो के पास रखता है और सोचता है कि उसकी गलतियों ने कितनों को दर्द दिया। वो जेल में सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करता है और बेकी से दोबारा बात कर पाता है। जब कैदी उससे पूछते हैं कि क्या वो फिर भागेगा, तो जेफरी साफ समझ चुका होता है कि अब उसे अपनी सजा स्वीकार करनी है। एक दिन ली उससे मिलने आती है। जेफरी माफी मांगता है। ली रोते हुए कहती है कि वो नाराज थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उनकी कहानी उसे एक एडवेंचर जैसी लगती है, जिसके लिए वो शुक्रगुजार है। दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये कहानी असली जेफरी मैनचेस्टर पर आधारित है, जिसने 2009 और 2017 में 2 बार भागने की कोशिश की थी। असल जिंदगी में ली ने दोबारा शादी कर ली है और हाल ही में पहली बार उसे जेल में मिलने गई थी। जेफरी 2036 में पैरोल का हकदार होगा और फिलहाल जेल में लाइब्रेरियन की नौकरी करता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।